2019 के चुनाव का ऐलान होने में अभी वक्त है, लेकिन कुर्सी का किस्सा दिलचस्प होता जा रहा है। कुर्सी की दौड़ में आज किसने किसकी टांग खींची, कौन क्या दावा आजमा रहा, ये सारा किस्सा बताने और देश दुनिया का पूरा हाल दिखाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर बड़ी निर्ममता से राजनीतिक प्रहार किए। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पीएम मोदी गए तो थे किसान कल्याण रैली करने, लेकिन किसानों से ज्यादा उन्होंने ममता बनर्जी की बातें की। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मोदी ने तीखे हमले किए। पीएम मोदी ने ममता पर सरकार नहीं सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट का बोलबाला है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंडिकेट की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। मोदी ने बताया कि सिंडिकेट का काम जबरन वसूली करना है। सिंडिकेट पर उन्होंने विरोधियों की हत्या करवाने का आरोप भी लगाया। मोदी के मुताबिक हर काम के लिए बंगाल में चढ़ावा देना होता है और यहां अपनी मर्जी से लोग पूजा तक नहीं कर सकते। मोदी ने यह भी कहा कि बंगाल में लेफ्ट के शासन से भी बदतर हालात हैं और माटी मानुष की बात करने वालों की पोल खुल गई है। मां, माटी, मानुष, ये बातें करने वालों के पिछले 8 साल का असली चेहरा, उनका सिंडिकेट आज बंगाल के हर व्यक्ति को भली भांति पता चल गया है। ये सिंडिकेट है जबरन वसूली का, ये सिंडिकेट है किसानों के लाभों को छीनने का, ये सिंडिकेट है अपने विरोधियों की हत्या करने के षड्यंत्र करने का। यहां पूजा भी मुश्किल में है। महान बंगाल की महान परंपराओं को भी कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सिंडिकेट की मर्जी के बिना पश्चिम बंगाल में कुछ भी करना मुश्किल हो गया है। यही नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी को जुल्म ढाने वाला जुल्मकार बता दिया और कहा कि जुल्मकार का भी अंत होगा। अगर कुछ मुट्ठी भर लोग सोचें कि सत्ता के नशे में बंगाल की भावनाओं को कुचल दिया जाएगा, तो वो दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लें, सदियों पुराना इतिहास देख लें, हर जुल्मकार की विदाई निश्चित होती है। नरेंद्र मोदी की जहां रैली थी उस रास्ते को टीएमसी ने ममता बनर्जी के पोस्टर से पाट दिया। इस पर मोदी ने चुटकी भी ली। मोदी ने कहा कि मेरे स्वागत में ममता के हाथ जोड़े पोस्टर लगे हुए थे, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। मैं ममता दीदी का भी बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैंने देखा कि आज मेरे स्वागत में उन्होंने भी इतने झंडे लगाए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वयं सत्कार करते हुए हाथ जोड़ करके मुद्रा में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए चारों तरफ अपने होल्डिंग भी लगा लिए। मिदनापुर में मोदी की रैली के दौरान तेज बारिश की वजह से टेंट गिर गया और कई लोग घायल हो गए। मोदी इन घायलों को देखने के लिए खुद अस्पताल पहुंचे और इनका हालचाल जाना। जब मोदी भाषण दे रहे थे तभी टेंट गिर गया था। जैसे ही मोदी ने देखा, उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात एसपीजी के लोगों को घायलों की मदद करने के लिए कहा और जब मोदी की रैली खत्म हुई तो वो सीधे अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले। जैसे जैसे 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू होने लगी है। कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बनाने वाले राहुल गांधी के कथित बयान पर अभी बवाल थमा भी नहीं था कि अब नदीम जावेद के बयान ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। नदीम जावेद कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि उर्दू अखबार को दिए इंटरव्यू में नदीम ने कहा कि राहुल गांधी ने सही फरमाया है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। दरअसल कांग्रेस इस बात को खारिज कर चुकी है कि राहुल ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा है, लेकिन नदीम का इंटरव्यू सामने आने के बाद बीजेपी को हमला करने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही है, तो वहीं नदीम जावेद सफाई दे रहे हैं कि बीजेपी झूठ फैला रही है। अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो सही है, वो मुसलमानों की पार्टी है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप वोट के लिए इस तरह की सियासत करें और
ये सियासत तो मुस्लिम लीग ने शुरू की थी आजादी के पहले, और ये बयान खतरनाक है। ये कहकर तो एक देश को बंटवा दिया मुस्लिम लीग ने। उस रास्ते पर क्यों जा रही है कांग्रेस? आपके बयान ने मुद्दा तो दे दिया बीजेपी को राजनीति करने का। मैंने बयान ही नहीं दिया तो मुद्दा कहां से मिल गया? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो मैं शेर सुना रहा था अभी कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ भी है। अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर? अरे साहब, उन्होंने कत्ल भी किया, उन्होंने गवाही भी दे दी, वही जज भी हो गए। आप जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि आपने ऐसा नहीं कहा था, आपको मिसकोट किया गया। भाई मिसकोट नहीं किया गया था, सरासर झूठ है। मिसकोट करने की बात ही नहीं है कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा झूठ है। कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी वाले राहुल गांधी के कथित बयान को पीएम मोदी ने भी मुद्दा बनाया था और शनिवार को आजमगढ़ की रैली में तंज कसा था। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि झूठ और अफवाह फैलाकर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की पोल खुल गई। कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अब 2019 के चुनाव तक हिंदू मुसलमान का खेल खेलेंगे, लो देश को बरगलाएंगे, भटकाएंगे और नफरत और बंटवारा फैलाकर वोट बटोरते जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अब इन्हीं ओछे हथकंडों के सहारे 2019 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी रणदीप सुरजेवाला और बाकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि ये झूठ आरोप लगा रही है बीजेपी। ये इनकिलाब का हेडिंग क्या झूठ है? और फिर राहुल जी चुप क्यों है? और उसके बाद उनके अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, उनका ये बयान है। इस बयान में उन्होंने साफ लिखा है कि ना राहुल जी ने कोई गलत कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, और ना पेपर ने गलत छापा है। वहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के कान भी हिंदू मुसलमान सुनकर पक गए। दोनों ने फीफा विश्व कप के बहाने देश की राजनीति पर बड़ा हमला बोला। कल फुटबॉल के फाइनल मैच शुरू होने से पहले भज्जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने क्रोएशिया जैसे छोटे देश के फाइनल मुकाबले खेलने का जिक्र किया। साथ ही देश में धर्म के नाम पर लड़ने वालों पर करारा तंज कसा और इस बात को चर्चा का मुद्दा बना दिया। हरभजन सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट लिखा कि जब 50 लाख की आबादी वाला क्रोएशिया फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेल सकता है तो हम 135 करोड़ की आबादी वाले हिंदू मुस्लिम खेलने में लगे। आखिर में उन्होंने हैशटैग सोच बदलो देश बदलेगा इस्तेमाल भी किया। भज्जी के इस ट्वीट को अब तक 23,000 लोग लाइक कर चुके हैं। इसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रीट्वीट किया है। हिंदू मुसलमान की राजनीति का दायरा बढ़ाने का खेल भी शुरू हो गया है। शनिवार को पीएम मोदी ने कांग्रेस से पूछा था कि मुस्लिम महिलाओं की चिंता क्यों नहीं करते। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूछ लिया कि महिलाओं के आरक्षण की बात क्यों नहीं करते। राहुल ने संसद के मानसून सत्र से ऐन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि महिला आरक्षण बिल लेकर आए, कांग्रेस समर्थन करेगी। राहुल के इस पत्र को 3 तलाक बिल के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे सरकार इस सत्र में लाने वाली है। राहुल ने पत्र में लिखा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। जब बिजनेस में मेंशन नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पत्र के माध्यम से याद दिलाया है कि ये वादा नरेंद्र मोदी जी का था। और दुख की बात है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को हर सेशन से पहले उनको याद दिलाना पड़ रहा है। महिला आरक्षण बिल एक लंबे अरसे से लटका हुआ है। देवेगौड़ा सरकार के दौरान 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ था, लेकिन बाद में सरकार ही गिर गई। 1998 में वाजपेयी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, लेकिन पास नहीं हो सका। 1999 में फिर से वाजपेयी सरकार ने बिल पेश किया, लेकिन सभी दलों से सहमति नहीं बन पाई। 2008 में मनमोहन सरकार ने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश किया और फिर उसे स्थायी समिति के पास दे दिया। 2009 में स्थायी समिति ने संसद के दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट भी पेश की थी। 2010 में मनमोहन सरकार ने फिर से बिल राज्यसभा में पेश किया, जो बहुमत से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा से अब तक ये बिल पास नहीं हो पाया है। उधर महिला आरक्षण बिल लाने के लिए मोदी सरकार पर दबाव डालने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी। महिला कांग्रेस ने दिल्ली में महिला आक्रोश रैली निकाली और देश भर में ऐसे ही कार्यक्रम करने का ऐलान भी कर दिया। किसानों के लिए सरकार अपने काम गिना रही है, लेकिन अपने उत्पाद के दाम को लेकर किसानों का गुस्सा थम नहीं रहा। महाराष्ट्र में किसानों ने आज किस उत्पाद के दाम बढ़ाने के लिए आंदोलन छेड़ा, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी देखते हैं राजनीतिक गलियारों की कुछ और खट्टी मीठी खबरें।
पंजाब में आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत हुई है। राज्य के सह संयोजक बलबीर सिंह पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के 16 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में पूर्व पीएम राजीव गांधी पर कथित तौर पर हुई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। दूर दूर से पहुंचे फरियादियों ने सीएम से गुहार लगाई। कई ऐसे भी लोग थे जो सीएम से मिल नहीं पाए। पुडुचेरी विधानसभा में आज जमकर बवाल हो गया। बीजेपी के नामित विधायक जब विधानसभा पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें सदन में जाने से रोका और फिर हंगामा हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू विधायक अशोक चौधरी के घर के पास एक झोले में 5 देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। यूपी के कन्नौज के बीजेपी नेता अरुण कुमार ने योगी सरकार में मंत्री अर्चना पांडे के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उनके बयान का ये वीडियो वायरल हो गया है। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर एक बार फिर से किसान भड़के हुए हैं। दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के दूध उत्पादकों ने आंदोलन छेड़ दिया है और दूध की सप्लाई बंद कर दी है। कई जगहों पर किसानों ने हिंसक प्रदर्शन भी किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुल्ढाना में किसानों ने मिल्क टैंकर को रोक दिया और जमकर तोड़फोड़ मचाई। दूध के पैकेट सड़कों पर फेंक दिए। तो उधर अमरावती में सड़क पर उतरे किसानों ने ट्रक में आग लगा दी। पुणे में भी दूध उत्पादक हिंसा पर उतारू हो गए और दूध के पैकेट ले जा रही गाड़ियों को निशाना बनाया। यहां भी किसानों ने दूध के पैकेट सड़कों पर ही फेंक दिए। दरअसल दूध उत्पादकों का कहना है कि सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है और उन्हें दूध की सही कीमत नहीं दे रही है। दूध उत्पादकों का कहना है कि सरकार ने दूध पर प्रति लीटर 27 रुपए की कीमत देने का ऐलान किया था, लेकिन दूध उत्पादकों को 17 से 20 रुपए प्रति लीटर की कीमत ही मिल रही है, जबकि बाजार में 40 से 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर मुनाफा डेयरी वाले कमा रहे हैं। दूध उत्पादकों का ये भी कहना है कि उन्हें प्रति लीटर 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। किसान दूध पर सरकार से कम 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी की भी मांग कर रहे हैं। किसानों का ये भी सवाल है कि जब बोतल बंद पानी 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है तो फिर किसानों से इससे भी कम कीमत पर दूध क्यों लिया जा रहा है। महाराष्ट्र के दूध उत्पादक किसानों की मांग ये कही है, वो आज दूध की उसको जो कीमत मिल रहा है वो कतई बहुत कम है। आज दूध की लागत 35 रुपए से भी ज्यादा है और उसको मिल रहे 17-18 रुपए प्रति लीटर। और बात बिहार की, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी बेकरारी से सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। 12 जुलाई को पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार की 2-2 बार बातचीत हुई। ब्रेकफास्ट और डिनर पर लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। नीतीश की तरफ से उसी दिन जेडीयू की डिमांड बता दी गई, लेकिन तब शाह की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आज नीतीश ने कहा कि सीट शेयरिंग पर 3-4 हफ्ते में बीजेपी का प्रस्ताव हमारे पास आ जाएगा। वो तो साथ काम कर रहे हैं, तो साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत भी करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों का संबंध लोकसभा चुनाव है तो उसके बारे में तो बहुत विलंब से नहीं, लेकिन जल्द ही उसके बारे में जो भी उनका प्रस्ताव होगा वो आएगा। सब कुछ 1-8 महीने के अंदर होगा, 3-4 सप्ताह में बाकी सारी बातें होंगी। तो नीतीश कुमार को इंतजार है। बहरहाल 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले विपक्ष ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। आज सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मोदी सरकार को मानसून सत्र में घेरने की रणनीति बनी। इसके अलावा राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में संयुक्त विपक्ष की भी अलग से बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, एनसीपी, आरजेडी, एसपी, बीएसपी, डीएमके, जेडीएस, लेफ्ट के नेता मौजूद रहे। बजट सत्र का बंटाधार कर चुके विपक्षी दलों के तेवर मानसून सत्र को लेकर भी नरम नहीं नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरे विपक्ष को एकजुट होना होगा ताकि सरकार को घेरा जा सके। ये यूनिटी रखना भी जरूरी है और सबके साथ बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ये इस सेशन में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश के संबंधित है, किसानों के संबंधित है, दलितों और माइनॉरिटी के संबंधित है और महिलाओं पर अत्याचार के संबंधित है। ऐसे बहुत से इश्यूज हैं।
सत्ता के लिए विरोधी पार्टियों से झगड़ा आम बात है, लेकिन राजस्थान से लेकर झारखंड तक बीजेपी के नेता आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देश की कुछ और अहम खबरों पर एक नजर। यूपी के शामली में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने बेटी पैदा करने पर 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। यूपी के कौशाम्बी में मुस्लिम महिलाओं के पलायन का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों की तलाश के नाम पर महिलाओं और उनके बच्चों के साथ बदसलूकी की। राजस्थान के उदयपुर में पत्नी से झगड़े के चलते एक युवक ने डेटोनेटर बांधकर खुद को उड़ा लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चोर को रंगे हाथ पकड़कर महिलाओं ने जमकर पिटाई की। लोगों ने पहले चोर के दोनों हाथ पैर बांधकर उस पर लात घूंसे बरसाए और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान सख्ती देखने को मिली। यह परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के कपड़े जूते उतरवाए गए, जबकि लड़कियों को गहने उतारकर जाने दिया गया। बिहार के हाजीपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला से रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और आगजनी की। यूपी के मेरठ में 2 बहनों ने मंचलों से तंग आकर स्कूल जाना छोड़ दिया। मंचले 2 बहनों को तेजाब डालने की धमकी दे रहे थे। पीड़ित ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। गाजियाबाद के मोदी नगर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से महिलाएं उलझ गईं और आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की। बिहार के शेखपुरा में स्वच्छाग्रही को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक शख्स की कूलर से करंट लगने पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से कूलर में करंट था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हरा झंडा और उस पर चांद तारे का निशान, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब रुक करते हैं राजस्थान का, जहां पर इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव है यहां पर और कांग्रेस ने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की अगुवाई में जयपुर में कांग्रेस ने मार्च निकाला। बारिश में भीगते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से सिविल लाइंस तक पैदल मार्च किया। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर भी बैठे और वसुंधरा सरकार पर भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची और तानाशाही के आरोप लगाए। बीजेपी के लोग मानते हैं आप जा रहे हैं, सब लोग मानते हैं आपकी विदाई तय है। तो मेरा निवेदन वसुंधरा जी से है कि आप यात्रा जब शुरुआत करेंगे 1 तारीख से, तो हर सभा में जवाब दे कि पौने 5 साल जनता ने आपको जो प्रचंड बहुमत दिया था, उसके साथ जो विश्वासघात आपने किया है, उसका भी लेखा जोखा दीजिए। एक तरफ राजस्थान की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री और विधायक आपस में लड़ रहे हैं। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सर्राफ और बीजेपी विधायक और संसदीय सचिव भीमा भाई के बीच नोकझोंक हो गई। दरअसल भीमा भाई ने अपने क्षेत्र के एक डॉक्टर के तबादले का आवेदन मंत्री कालीचरण सर्राफ को दिया, लेकिन सर्राफ ने उनके आवेदन को किनारे खिसका दिया। इसी पर भीमा भाई भड़क गए और मंत्री जी को खरी खरी सुनाने लगे। तो मंत्री ने अपने ही पार्टी के विधायक को 4 बातें सुना दी। जब कहा सुनी हो रही थी तो बीजेपी दफ्तर में कोई नेता कार्यकर्ता थे जो मंत्री और विधायक के झगड़े को देखकर हैरान रह गए। चलिए अब बात झारखंड की, जहां पर बीजेपी की गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। गिरिडीह के बीजेपी सांसद रविंद्र पांडे और बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों एक दूसरे पर धन उगाही करने से लेकर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कहां से धन का उपार्जन करना है, इसके बारे में माननीय विधायक जी को सारी जानकारी है, जिसका जीता जागता नमूना है कि धनबाद कोर्ट से 3-3 सजा उनको मिल चुका है। और जब भी चुनाव आता है, ये बरसाती मेढक की तरह लोग टरटराने लगते हैं। 25 साल सांसद रहे, ये 5 बार बता दें कि बाघमारा के लोग को रोजगार दिया है, तब न समझेंगे कि बहुत बड़ा ईमानदार है, राजा हरिश्चंद्र है और हम बेईमान है। रविंद्र पांडे बाप दादा घर से लाया था, औरंगाबाद से लाया था, करोड़ों रुपया माफी 500 डंपर कमानी बन गया।
आप उसका जमीन बेच के लाया था, या 500 दंपत का मालिक बन गया। आरोप प्रत्यारोप से सियासत की सेहत तो बिगड़ी हुई है, लेकिन अब आपको नवजात बच्चों की सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर दिखाते हैं। फिलहाल देखते हैं कुछ और जरूरी खबरें इससे पहले। यूपी के भदोही के ज्ञानपुर इलाके में एक छात्र ने होटल से एक मोबाइल उड़ा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। केरल के कोट्टियूर में रेप के आरोपी पादरी ने आपराधिक केस का ट्रायल रोकने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। राजस्थान के धौलपुर में खनन माफिया की गुंडागर्दी सामने आई है। पुलिस ने अवैध खनन करने वालों पर दबिश डाली तो खनन माफिया ने फायरिंग कर दी। गुजरात के सूरत में कंटेनर और टेम्पो में भीषण टक्कर हो गई और टक्कर के बाद आग लग गई। आग की चपेट में आने से टेम्पो ड्राइवर पूरी तरह से झुलस गया। ऊंचे पहाड़ पर इसरो ने हाईटेक अस्पताल कैसे बनाया? महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड में बाढ़ कैसे कैसे कहर ढा रही है और डब्बू डांसर के घर कौन सी ट्रेजेडी हुई, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस खबर से जो मासूम बच्चों की नाजुक त्वचा और सेहत से जुड़ी है। जिस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का प्रोडक्ट हमारे देश में जमकर इस्तेमाल होता है, खासतौर से बच्चों के लिए इसे पहली पसंद माना जाता है, उसी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर बड़ा जुर्माना लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर से कैंसर होने के आरोप को सही पाया है। जॉनसन एंड जॉनसन पर अमेरिका में 32,000 करोड़, जी हां 32,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। कंपनी के खिलाफ अमेरिका के मिसौरी राज्य में कई महिलाओं ने मामला दर्ज कराया था, जिसे वहां की अदालत ने सही पाया। महिलाओं का आरोप था कि कंपनी का पाउडर इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें गर्भाशय का कैंसर हो गया। 22 महिलाओं ने एक साथ जॉनसन एंड जॉनसन पर मामला दर्ज कराया था। 6 महिलाओं की कैंसर की वजह से मौत भी हो चुकी है। जॉनसन एंड जॉनसन ने इस पूरे मामले में अपना बचाव करते हुए महिलाओं की शिकायत पर ही सवाल उठाए थे, लेकिन अदालत ने कंपनी की एक ना सुनी और इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना देने का आदेश दे दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के हाथ एक और कामयाबी लगी है। इसरो ने हजारों फीट की ऊंचाई पर टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित किया है। इससे अमरनाथ यात्रियों को इलाज की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर इसरो के सहयोग से 12,700 फीट की ऊंचाई पर अमरनाथ यात्रियों के लिए अस्पताल में टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित किया गया। इस सेंटर की खासियत यह है कि इस देश के बड़े अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। दिल्ली के एम्स, चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल रिसर्च और श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे आधुनिक अस्पताल इस टेलीमेडिसिन सेंटर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस सुविधा के बाद अमरनाथ यात्रियों को दिल और सांस की बीमारियों में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह मिल पा रही है। टेलीमेडिसिन सेंटर से अमरनाथ यात्रा पर गए यात्रियों को काफी फायदा हो रहा है। यहाँ ऑटोमेटिक CPR मशीन, वेंटिलेटरी सपोर्ट मशीनरी, क्रिटिकल केयर डायग्नोस्टिक जैसी अत्याधुनिक मशीनें और दवाइयां भी मौजूद हैं। और अब बात दिल्ली में कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की। सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर, ओखला और भलसवा में कचरे का जो पहाड़ बन गया है उसके निपटारे के लिए एक्सपर्ट कमेटी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उपराज्यपाल के सुझाव से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि कूड़े के निपटारे के लिए कोई ठोस सुझाव सामने रखे। ऐसे में अब एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद को देंगी और इस रिपोर्ट पर उपराज्यपाल से मंजूरी ली जाएगी। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार और LG से पूछा था कि दिल्ली में लगे कूड़े के पहाड़ हटाना किसके दायरे में आता है, किसकी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने दोनों से ही इसको लेकर हलफनामा मांगा था। LG और दिल्ली सरकार के हलफनामे में बताया गया कि साफ सफाई और कचरा निपटारे का काम दिल्ली नगर निगम का है और LG इसकी निगरानी करते हैं, लिहाजा वे ही निगम को इसका आदेश दे सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और धड़ल्ले से पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी रविवार से प्लास्टिक बैन हो गया है। और अगर आप पॉलिथीन बैग के साथ पकड़े गए तो आपको जुर्माना और जेल की हवा दोनों खानी पड़ सकती है। इंडिया न्यूज ने यूपी के कई शहरों का रियलिटी चेक किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 शहरों की तस्वीरें हैं। योगी सरकार के इस फैसले के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें दुकानदारों से भारी मात्रा में प्लास्टिक बैग जब्त किए गए। 10 दिन पहले यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने की अपील की थी। सरकार के इस फैसले से जहां प्रदूषण की मार झेल रहे लोग खुश हैं, वहीं दुकानदार परेशान हो रहे हैं।
प्रदेश में 50 माइक्रोन से पतली पन्नी यानी कि पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में कई जन समस्याओं का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये सब तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिससे अब आम आदमी को जूझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नियमावलियां भी सही तौर पर सही रखी नहीं गई हैं। अधिकारी भी अभी भी कंफ्यूजन में है कि आखिरकार कौन सी नियमावली पर काम किया जाए। इससे कितना दिक्कतें होंगी आप लोगों को? दिक्कत यही कुछ नहीं होगी, पर यही है कि सब लोग सहयोग करेंगे तो दिक्कत कोई नहीं होगी और अपने घर से सब लोग लेके झोला चलें। तो उसको थोड़ा समय लगेगा होने में, लेकिन सरकार को पहले कुछ चलाना चाहिए तब इसको एकदम से बैंड करना चाहिए। आप जब भी कोई जरूरी सामान या फिर सब्जी लेने मार्केट जाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि पतले और रंगीन पॉलिथीन के इस्तेमाल से बचें। खासकर रिसाइकिल या 50 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें। प्लास्टिक बैग में कूड़ा भरकर सड़क पर या फिर नाली में ना फेंकें। शादी और पार्टीज में प्लास्टिक कप और ग्लास का इस्तेमाल मत कीजिए। घर से सामान के लिए पॉलिथीन बैग की जगह कपड़े का थैला लेकर निकलिए। आपको बता दें कि पॉलिथीन बैग का कारोबार 5 करोड़ रुपए प्रति माह का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कागज, फल और सब्जियां जैविक प्रक्रिया के माध्यम से 1-2 महीने में मिट्टी में मिल जाती हैं, जबकि पॉलिथीन और प्लास्टिक नष्ट नहीं होते। अगर आप प्लास्टिक को जलाते हैं या जमीन में दबाते हैं तो उससे जहरीली गैस निकलती है जो इंसान और पेड़ों के लिए बेहद हानिकारक है। मानसून ने देश के कई राज्यों में कहर बरपाया हुआ है। शहर शहर बाढ़ का कहर जारी है। देश के आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों पर मानसून की मार पड़ रही है। सड़कों पर नदियां बह रही हैं तो घरों में पानी घुस आया है। कहीं बादल फटा है तो कहीं नदियां उफान पर हैं। गुजरात में बारिश का कहर सबसे ज्यादा असर दिखा रहा है। नवसारी में लोगों को घरों में पानी घुस आया है। वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी है। ठाणे में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मुंबई में बार बार हाई टाइड का अलर्ट जारी हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली में तो बादल फट गया, जिसके बाद सड़कों को बंद करना पड़ा। असम, आंध्र प्रदेश और यूपी को भी बारिश ने बेहाल कर दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे बुरा हाल गुजरात का है, तो चलिए आपको गुजरात की अब 4 तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के अमरेली में सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। पानी के बीचों बीच चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर पानी के तेज बहाव में 3 गायें बहती हुई नजर आई। तेज बारिश के बाद सड़कों का मंजर ऐसा था कि जंगल छोड़ शेर सड़क पर आ गए। नावली नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां पर आसपास बने घर और दुकानों में भी नदी का पानी घुस आया है। गुजरात के भावनगर में बाइक पर सवार शख्स बाइक के साथ पानी में देखते ही देखते बह गया। यहां पर मशहूर महादेव मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। मंदिर में पानी भर गया है। सूरत में बारिश का पानी सड़क पर भराया। इस बारिश ने एक बच्चे की जान ले ली। सीसीटीवी तस्वीरों में ये पूरा हादसा कैद हुआ। गटर का मैनहोल खुला हुआ था, जिसमें खेलते हुए एक बच्चा जा गिरा, जिसकी मौत हो गई। सूरत में ही एक निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक उसके बगल में रिहायशी इमारत है। तेज बारिश की वजह से दीवार का पूरा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। राहत की बात यह रही कि जान का कोई नुकसान यहां पर नहीं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में मुलाकात हुई है। रूस और अमेरिका लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस के दखल के आरोपों ने दोनों देशों के संबंधों में और कड़वाहट घोल दी थी। दोनों महाशक्तियों के नेता इस कड़वाहट को दूर करने की कोशिशों में जुटे हैं। रूस और अमेरिका के बीच तनाव दशकों पुराना है। साल 1945 से लेकर 1989 तक दोनों देशों के बीच शीत युद्ध चलता रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस और अमेरिका के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। हाल ही में सीरिया जैसे मुद्दों पर भी दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले अमेरिकी जांच एजेंसीज ने रूस के 12 लोगों के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में साइबर अटैक की चार्जशीट भी पेश कर दी। ट्रंप ने पुतिन को फीफा वर्ल्ड कप के शानदार आयोजन के लिए बधाई देकर रिश्तों की तल्खी कम करने की कोशिश की। साथ ही ट्रंप ने आरोप लगाया कि अमेरिका में उनसे पहले के नेताओं की खराब नीतियों के चलते रूस के साथ रिश्ते बदतर हो गए। दिल्ली में एयर होस्टेस की मौत की मिस्ट्री भी दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी देखते हैं दुनिया के बाकी देशों का हाल। पाकिस्तान में चुनाव से ठीक पहले फेसबुक ने हाफिज सईद की पार्टी और उसके नेताओं के अकाउंट बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान में 25 जुलाई को चुनाव है। भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज अपील दायर करेंगे। 16 जुलाई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल होगी।
नवाज की बेटी मरियम शरीफ ने जेल में सुविधाएं लेने से भी इनकार कर दिया है। मरियम को गद्दा, टेबल, कुर्सी, पंखा, टीवी और एक अखबार मिल रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने धुर विरोधी नवाज शरीफ की पार्टी के नेताओं पर लग रहे आतंकवाद के आरोपों को गलत बताया है। जरदारी ने ये भी कहा कि सिर्फ इमरान खान की पार्टी को प्रचार करने दिया जा रहा है। मिस्र में ग्रेफाइट का 2000 साल पुराना ताबूत मिला है। ताबूत की ऊंचाई 2 मीटर और वजन 30 टन है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह ताबूत महान सिकंदर का हो सकता है। दिल्ली में संदिग्ध हालत में एयर होस्टेस अनीशिया बत्रा की मौत के मामले में आरोपी पति मयंक सिंघवी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आज अनीशिया का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। अनीशिया के परिवार वालों का आरोप था कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं कराई गई, जिसके बाद दूसरे पोस्टमार्टम का फैसला लिया गया। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियोग्राफी के साथ दूसरा पोस्टमार्टम करवाया गया। अनीशिया की मौत पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इस मौत से कई सवाल खड़े हो गए। शुक्रवार को लुफ्थांसा एयरलाइंस में काम करने वाली अनीशिया की घर की छत से गिरकर मौत हो गई थी। अनीशिया के मायके वाले इसे हत्या बता रहे हैं। अनीशिया के भाई के मुताबिक मयंक दहेज के लिए अनीशिया को प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट करता था। तो क्या सचमुच अनीशिया की हत्या की गई है और उसे खुदकुशी की तरह पेश किया गया है? पुलिस ने परिवार की शिकायत पर दहेज का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मयंक की BMW कार और एक डायमंड रिंग जब्त कर ली है। लेकिन मयंक किसी भी हत्या की साजिश से लगातार इनकार कर रहा है और इसे खुदकुशी बता रहा है। अनीशिया और मयंक की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। पड़ोसियों के मुताबिक वारदात वाले दिन भी अनीशिया की मौत से पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। लेकिन क्या ये झगड़ा इतना बड़ा था कि अनीशिया खुदकुशी कर ले, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे सामने आने वाले समय में कई ऐसे विटनेसेस आएंगे जो मौके पे मौजूद थे। कुछ पार्शियल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उन्होंने देखा, जो मौके पे मौजूद कुछ समय के लिए थे, उनके क्या ऑब्जर्वेशंस थे। तो ये 48 घंटे में इस चीज का पुष्टि कर लेना कि वहां पे मौके पे कौन था कौन नहीं था, ये थोड़ा सा अर्ली है। डब्बू डांसर तो आपको याद ही होंगे। अपने डांस से देश दुनिया को दीवाना बनाने वाले डब्बू डांसर के लिए आज बुरी खबर आई। उनके साले को बदमाशों ने गोली मार दी। ग्वालियर में रहने वाले कुशाग्र को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। सुबह 11 बजे ये घटना हुई। डब्बू डांसर के रिश्तेदारों का कहना यह है कि कुछ नकाबपोश पिछले कई दिनों से इलाके में घूम रहे थे, जो CCTV फुटेज में भी कैद हुए हैं। आरोप यह है कि पिछले कई दिनों से घात लगाने के बाद आज हमला किया गया। गनीमत यह है कि कुशाग्र की हालत स्थिर है। गोली उनके पैर में ही लगी, जिस वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उनकी जान बच गई। पुलिस ने CCTV फुटेज को जब्त कर लिया है और 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया है। डब्बू डांसर के साले पर हमला क्या हुआ कि ये अभी तक पता नहीं चल पाए कि हमला क्यों हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको याद होगा डब्बू डांसर का ये डांस देश दुनिया में मशहूर हो गया था। डब्बू ने ये डांस कुशाग्र की शादी में ही किया था। इस डांस के बाद ही डब्बू की दुनिया बदल गई थी। डब्बू की जिंदगी में लगातार अच्छी खबरें आ रही थी, लेकिन आज अचानक हुई इस वारदात ने डब्बू को भी परेशान कर दिया। अभी तक डब्बू या किसी रिश्तेदार को हमले की वजह पता नहीं चल पाई। किसी ने जब कॉल बजाई, जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके पे फायर किया गया है और पैरों पे उनके चोट आई है और उनको एडमिट किया गया है। और सुनने में यह आया कि पुलिस ने जिससे ये गोली चलाई थी वो पकड़ा भी गया है। और बात यूपी में संभल गैंगरेप कांड की, जिसको लेकर यूपी पुलिस वालों के सवालों के घेरे में है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। वहीं दूसरी तरफ महिला को गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला को जिंदा जलाकर मारने की पुष्टि हुई। वहीं जो पुलिस अब तक गैंगरेप की घटना से इनकार कर रही थी, वो अब गैंगरेप की बात मान रही है। पुलिस ने मौका वारदात से अहम सबूत भी इकट्ठा किए हैं, जिसमें पीड़िता की आखिरी कॉल का रिकॉर्ड भी शामिल है। मामले की जांच खुद बरेली ADG और IG कर रहे हैं। उधर यूपी में महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े हो गए और इस मामले पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और BSP ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी का जंगल राज है। आज योगी जी धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं। उनके जितने दुशासन हैं वो बहन बेटियों के साथ चीरहरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी हो या मोदी जी हो, इसमें कुछ नहीं कर रही है। इससे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित, असहाय महसूस कर रही हैं। जोकोविच ने केविन एंडरसन को हराकर विंबलडन का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। जोकोविच इससे पहले 3 बार विंबलडन जीत चुके हैं।
आखिरी बार साल 2015 में जोकोविच विंबलडन चैंपियन बने थे। 3 साल से सस्पेंड हो चुके हल्क हॉगन की WWE में दोबारा वापसी हो चुकी है। 2015 में सेक्स टेप सामने आने के बाद हल्क को सस्पेंड कर दिया गया था। गुड़गांव में मीका सिंह और सपना चौधरी ने जमकर धमाल मचाया। मीका यहां एल्बम लॉन्च करने आए थे। सपना और मीका को देखकर फैंस की भीड़ उमड़ गई। कोंकणी फिल्म ए कोल्ड समर हाई को लेकॉर्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की एंट्री के तौर पर शामिल किया गया है। 21 साल के यश सावंत इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत की गोद भराई हुई है। इस फंक्शन में शाहिद और मीरा के परिवार वाले और करीबी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि शाहिद अक्टूबर में पापा बन सकते हैं। कैंसर से जूझ रहे इरफान खान की नई फोटो वायरल हो रही है। तस्वीर में इरफान कुछ कमजोर लेकिन खुश नजर आ रहे हैं। इरफान ने अपनी तस्वीर खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है।